हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आप लोगों का स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने ही चैनल फटाफट एजुकेशन में। तो आज आज हम लोग कवर करेंगे मध्यकाल में झारखंड। और मध्यकाल में झारखंड क्या, कैसे, कब हुआ झारखंड में, जब मध्यकाल आया था तो क्या हुआ था झारखंड में, इसका इतिहास क्या है, तो वो हम लोग आज जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग सेशन को एकदम पूरा लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो जाए और उन सब स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल हो जो गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। ये थोड़ा लंबा क्लास है, क्योंकि मध्यकाल में बहुत लंबा ये थोड़ा टॉपिक है, तो इसको हम लोग 3-4 पार्ट में कवर कर लेंगे। तो ये पहला पार्ट है, तो देखिए और कॉपी पेन लेके भी बैठ जाइए। जहाँ ये हो वहाँ पे आप लोग थोड़ा नोटिंग भी कीजिए। उससे होगा क्या, उससे आपको काफ़ी लंबे समय तक याद भी रहेगा। तो चलिए आज के मोटिवेशन कोट पे चलते हैं। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो आप लोग ऐसे ही ठान के एकदम अच्छे से पढ़ाई करिए और सफलता तक नहीं रुकिए जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती है। ठीक, तो आज हम लोग कवर कर रहे हैं मध्यकाल में झारखंड। मध्यकाल के टाइम में झारखंड का क्या कैसे था वो हम लोग आज जानेंगे। तो आते हैं हम लोग पूर्व मध्यकाल पर। तो पूर्व मध्यकाल के मध्यकाल से पहले आता है पूर्व मध्यकाल। तो यहाँ पे जब झारखंड हुआ, जब हर्षवर्धन आए थे, तो उस समय हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी। तो हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में, दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी में की स्थापना के बीच के अवधि को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत जब हुआ था और जब हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी, तो वो दोनों के बीच में जो टाइम पीरियड है, तो उसी को हम लोग पूर्व मध्यकाल कहते हैं झारखंड का। ठीक, और झारखंड राज्य का संबंध पूर्व मध्यकाल से भी रहा है। तो क्या रहा है, अब देखते हैं। देखिए, महामाया मंदिर गुमला में स्थित है, ये है महामाया मंदिर। तो आप लोग देखिए अच्छे से, रुकिए दिखाती हूँ मैं, 1 मिनट। देखिए, ये है महामाया मंदिर, ये जो कि गुमला में पड़ता है। ठीक, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पे जो गुमला ज़िले में जो स्थित पड़ता है महामाया मंदिर, तो यहाँ पे देखिए कुछ तथ्य है। यहाँ पे हापा मुनि गांव में स्थित महामाया मंदिर इस बात का प्रमाण है कि झारखंड राज्य का संबंध पूर्व मध्यकाल से रहा है। तो ये जो महामाया मंदिर है वो हापा मुनि गांव में स्थित है, जहाँ गुमले ज़िले में पड़ता है। और यहाँ पे महामाया मंदिर इस बात का प्रमाण देता है कि झारखंड का संबंध भी पूर्व मध्यकाल तक से रहा है। महामाया मंदिर का निर्माण नागवंशी शासक गजघंट राय ने 1908 ईस्वी में कराया था। जो ये मंदिर की जब स्थापना हुई थी, जब इसका नींव रखा गया था, जब मंदिर का निर्माण हुआ था, तो ये नागवंशी शासक के द्वारा, इसका नाम था गजघंट राय। उन्होंने 908 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण कराया था और शिवदास कर्ण के द्वारा सियानाथ देव के हाथों इसमें विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई थी। तो जो शिवदास थे, शिवदास कर्ण थे, और उनके द्वारा सियानाथ देव के हाथ से यहाँ पे, मतलब इस महामाया मंदिर जो गुमला में स्थित है और हापा मुनि गांव में स्थित है, तो वहाँ पे भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित कराई गई थी। किसके हाथ से, सियानाथ देव के हाथ से करवाया गया था। और किसके द्वारा करवाया गया था, तो शिवदास कर्ण के द्वारा करवाया गया था। और देखिए, इस मंदिर का जो प्रथम पुरोहित द्विज हरिनाथ नामक एक मराठा ब्राह्मण था, यह गजघंट राय का धार्मिक गुरु था। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग देखे थे कि महामाया मंदिर का जब निर्माण करवाया, तो किसने करवाया, गजघंट राय ने 908 ईस्वी में। ठीक, और उसी का जो धार्मिक गुरु था, तो उसका नाम क्या था, हरिनाथ, जो कि मराठा ब्राह्मण थे। तो इस मंदिर का जो प्रथम पुरोहित जिनको बनाया गया वो थे हरिनाथ जी, और वो मराठा ब्राह्मण थे, और यह गजघंट राय का धार्मिक गुरु भी थे। ठीक,
अब देखते हैं, हम लोग चलते हैं टांगी नाथ का मंदिर। मतलब हम लोग इसमें ये देख रहे हैं पूर्व मध्यकाल में कि हम लोग को कैसे पता चलता है कि झारखंड में भी ये अस्तित्व में आया, इसका संबंध झारखंड से भी था। तो इस बात का ये प्रमाण देता है, इसीलिए ये मंदिरों को हम लोग देख रहे हैं। तो टांगी नाथ का मंदिर अब हम लोग देखते हैं, यही है टांगी नाथ का मंदिर। तो एक नज़र डालिए, उसके बाद हम लोग इसका की पॉइंट पे जाएंगे कि इसका महत्व क्या है, क्या कैसे। तो देखिए, टांगी नाथ का मंदिर है, यह गुमला में ही स्थित है। मतलब ये भी मंदिर गुमला में ही है और महामाया मंदिर भी गुमला में ही स्थित है। वो हापा मुनि गांव में है और यहाँ पे। और देखिए सॉरी सॉरी इस मंदिर का निर्माण भी इसी काल में हुआ था, जब महामाया मंदिर का निर्माण हुआ था 908 ईस्वी में। तो इसमें इसका भी निर्माण हुआ था 908 ईस्वी में। अब देखिए, इतना ही काल था ये टांगीनाथ मंदिर और छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ। तो हम लोग छिन्नमस्तिका के नाम से शक्तिपीठ को जानते हैं। तो देखिए, ये रजरप्पा रामगढ़ का अष्टभुजी छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ भी पूर्व मध्यकाल की पुष्टि करता है। और छिन्नमस्तिका बौद्ध ब्रज योगिनी का ही हिंदू प्रतिरूप है। देखिए, छिन्नमस्तिका जो मंदिर स्थापित हुआ है शक्तिपीठ का, वो रजरप्पा में हुआ है और रजरप्पा रामगढ़ जिले में पड़ता है। और ये इस बात की पुष्टि करता है कि इनका भी संबंध, झारखंड का संबंध पूर्व मध्यकाल में से था। और ये अष्टभुजी छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ भी कहलाता है। और ये छिन्नमस्तिका जो है वो बौद्ध ब्रज योगिनी का हिंदू प्रतिरूप भी है। इटखोरी चतरा की बात करते हैं, इटखोरी मंदिर चतरा। तो देखिए, यहाँ पे जो इटखोरी में है चतरा, तो झारखंड के इटखोरी चतरा के पाल शासक महेंद्र पाल के शिलालेख मिले हैं। जो महेंद्र पाल थे, उनके शिलालेख मिले हैं कहाँ? चतरा में, इटखोरी। और ये कौन थे? पाल शासक थे। और पाल शासक में इटखोरी में माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण किया गया था। तो जो पाल काल जब चल रहा था, तो वहीं पे इस इटखोरी में ही माँ भद्रकाली की मूर्ति का भी निर्माण कराया गया था। तो इससे भी पता चलता है। देखिए, अब उत्तर मध्यकाल मतलब मध्यकाल के बाद। तो यही है, पूर्व मध्यकाल हुआ, फिर मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। अब वहाँ से शुरू हुआ बख्तियार खिलजी का शासन। ठीक, तो 1206 ईस्वी में 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने झारखंड होकर बंगाल की सेन वंशी शासक लक्ष्मण सेन की राजधानी नदिया का आक्रमण किया था। तो देखिए, बख्तियार खिलजी जो उनके शासनकाल में, तो 1206 ईस्वी में इन्होंने 13वीं शताब्दी में शासनकाल किया था। और बख्तियार खिलजी ने झारखंड से होकर बंगाल की सेन वंशी शासक, जो झारखंड से होते हुए बंगाल के जो सेन वंशी शासक थे लक्ष्मण सेन, तो उसकी राजधानी नदिया पर आक्रमण किया था ये बख्तियार खिलजी ने। ठीक, और यह बिहार का पहला स्वतंत्र शासक था। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का भी सेनापति था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक आप लोग को पता होगा कौन थे, और उनका ये सेनापति थे बख्तियार खिलजी। और यह बिहार का सबसे पहला स्वतंत्र शासक था। और देखिए, गुलाम वंश के इल्तुतमिश और बलबन के साथ झारखंड इसके प्रभाव से मुक्त था, क्योंकि उस समय नागवंशी हरिकर्ण प्रभावशाली और शक्तिशाली था। तो देखिए, ये जो गुलाम वंश के थे इल्तुतमिश और बलबन के समय के समय इल्तुतमिश और बलबन के जब समय पर जो इल्तुतमिश और बलबन जब शासन कर रहे थे, तो उस समय में गुलाम वंश के ये सब थे और इसके प्रभाव से मुक्त थे। और क्योंकि उस समय का नागवंशी राजा हरिकर्ण प्रभावशाली और शक्तिशाली था, क्योंकि इसलिए वो सब मुक्त थे झारखंड से। मतलब इसका प्रभाव नहीं था उस पर, क्योंकि ये जो उस समय नागवंशी राजा हरिकर्ण जो थे, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल राजा थे। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग अब बात करेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी 1310 ईस्वी में अपने सेनापति छज्जू मलिक को नागवंशी राज्य का विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने जब अलाउद्दीन खिलजी आए बख्तियार खिलजी के बाद, क्योंकि बख्तियार खिलजी 1206 ईस्वी में आए थे और अलाउद्दीन खिलजी 1310 ईस्वी में आए। और उसने अपने सेनापति छज्जू मलिक जो थे
उस उनके द्वारा नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने के लिए वो भेजा था कि नागवंशी राज्य पर ये जीत जाए और उस वहाँ पे शासन करे। और देखिए अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति छज्जू मलिक ने नागवंशी शासक को कर देने के लिए विवश किया। जो नागवंशी शासक था उन्हें उसके द्वारा बोला गया कि कर दो, तो इतना ज़्यादा उनको ये किया कि वो विवश हो गए कर देने के लिए। और अलाउद्दीन खिलजी किसने किया ये? छज्जू मलिक, जो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे। और अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर दक्षिण भारत में विजय अभियान पर जाते समय झारखंड से गुजरा था। अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था मलिक काफूर, और अलाउद्दीन का दो सेनापति था, पहला था छज्जू मलिक, दूसरा था मलिक काफूर। तो उन्होंने तो नागवंशी शासन को कर के लिए पूरा विवश कर दिया छज्जू मलिक ने। और इस बार मलिक काफूर आए तो दक्षिण भारत के विजय के अभियान पर जाते समय झारखंड से ही गुजरा था ये मलिक काफूर। और नागवंशी राजा बेनू कर्ण ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली। नागवंशी राजा जो थे बेनू कर्ण, और उन्होंने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी का अधीनता स्वीकार कर लिया था। अब देखते हैं MBT मोहम्मद बिन तुगलक। इन्होंने देखिए क्या क्या किया। तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति जो मलिक बया है, उन्होंने हजारीबाग क्षेत्र में चाई चांपा, हजारीबाग के पश्चिमोत्तर भाग में अवस्थित है ये। चाई चांपा कहाँ है? हजारीबाग के जो पश्चिम और उत्तर भाग में जो स्थित है वही है चाई चंपा तक पहुंचा था। जबकि संथाली स्रोत के अनुसार यह आक्रमण इब्राहिम अली के नेतृत्व में आया था। तो तुगलक वंश के शासक जो थे मोहम्मद बिन तुगलक, उनके सेनापति मलिक बया थे, ठीक। और उन्होंने हजारीबाग क्षेत्र में चाई चंपा, जो कि हजारीबाग के दक्षिण और उत्तर पश्चिम में स्थित है भाग में स्थित है, वहां तक पहुंचे थे। और जबकि जो संथाली स्रोत मिलते हैं उनके अनुसार आक्रमण इब्राहिम अली के नेतृत्व में आए थे, ठीक। और इस आक्रमण के दौरान इब्राहिम अली द्वारा बीघा के किले पर अधिकार के बाद संथाल लोग अपने सरदार के साथ यहाँ से भाग गए। तो ये जो आए थे, तो ये उसके आने के बाद इब्राहिम अली द्वारा बीघा के किले पर आने के बाद जो अधिकतर संथाल लोग थे वो अपने सरदार के साथ यहाँ से भाग गए। मतलब इब्राहिम अली आए और ये सब भाग गए संथाल। और फिर देखिए मलिक बया ने हजारीबाग के चाई किले को जीतकर फतेह खान द्वारा के हवाले कर दिया था। जो मलिक बया थे उन्होंने हजारीबाग के चाई किले को जीत लिया था और उन्होंने फतेह खान का द्वारा हवाले कर दिया। और मोहम्मद बिन तुगलक ने छजुद्दीन आजमुल मुल्क को सतगावा कोडरमा में का शासक नियुक्त कर दिया था। जो MBT थे तो उन्होंने क्या किया, छजुद्दीन आजमुल मुल्क को सतगावा यानी कोडरमा में पड़ता है ये सतगावा, और वहीं का शासक नियुक्त कर दिया था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और तुगलक के शासनकाल में नागवंशी राजा हरिकर्ण था। जो तुगलक के शासनकाल थे जब चला तो वहाँ पे नागवंशी राजा हरिकर्ण भी वहाँ पे था। और फिर देखिए फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के शासक शमसीउद्दीन शाह को पराजित कर हजारीबाग के सतगावा यानी कोडरमा में विजय प्राप्त कर लिया था और इसे अपने जीते हुए क्षेत्रों का राजधानी बनाया था। जब फिरोज शाह का शासन चला तो उन्होंने क्या किया कि बंगाल के शासक शमसीउद्दीन शाह को पराजित कर दिया, मतलब उसको हरा दिया। और उनको हराने के बाद सतगावा जो कोडरमा क्षेत्र था तो वहाँ पे विजय प्राप्त कर लिया और उसके बाद अपना जो जीता हुआ जो क्षेत्र था वहाँ का उसमें उसका राजधानी बना दिया। अब देखिए हम लोग लोदी वंश पर चलते हैं। लोदी वंश में क्या है? लोदी वंश के सुल्तानों के प्रभाव से
झारखंड लगभग मुक्त हो गया था। लोधी वंश के जो सुल्तान आए तो उसके प्रभाव से झारखंड पूरी तरह से मुक्त हो गए थे। और इस काल में छोटा नागपुर पर शासन करने वाले नागवंशी राजा प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण और विराटकर्ण थे। तो इस काल में क्या हुआ, छोटा नागपुर जो शासन करने वाले नागवंशी राजा आए थे, तो वो कौन कौन थे? प्रतापकर्ण थे, छत्रकर्ण थे और विराटकर्ण थे। ये तीनों नागवंशी राजा थे। ठीक। और लोधी वंश के समकालीन उड़ीसा के गजपति शासन का सामना झारखंड को करना पड़ा था। लोधी वंश जब आए थे तो उसी के समकालीन मतलब उसी काल में उड़ीसा के गजपति वंश जो था उसका सामना झारखंड को भी करना पड़ा था। इधर लोधी वंश था और उधर उड़ीसा के गजपति वंश का वंश का दोनों का सामना कर रहे थे झारखंड। और देखिए कपिलेंद्र गजपति जो गजपति शासक का संस्थापक था। देखिए गजपति शासन का यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि गजपति शासन का संस्थापक कौन था, तो कपिलेंद्र गजपति थे। और उस समय दक्षिण पूर्वी भारत का शक्तिशाली एक शासक था। तो जब देखिए कपिलेंद्र गजपति आए तो वो गजपति वंश के संस्थापक रह चुके हैं। और उस समय जो दक्षिण पूर्वी भारत एक बहुत ज़्यादा पावरफुल शासक था ये कपिलेंद्र गजपति। और उसने संथाल परगना और हजारीबाग को छोड़कर नागवंशी राज्य के बहुत बड़े भूभाग पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। मतलब जब कपिलेंद्र गजपति आए थे तो उस समय बहुत ज़्यादा ये शक्तिशाली शासक थे और ये गजपति वंश का संस्थापक भी कहे जाते हैं। और उस समय जब कपिलेंद्र गजपति जी आए तो उन्होंने क्या किया, संथाल परगना और हजारीबाग को छोड़कर अब नागवंशी राज्य के जितने बड़े भूभाग थे उसने अपना स्थापित कर लिया, उसका अपना प्रभाव। किसको छोड़कर? संथाल परगना और हजारीबाग को छोड़ दिया था। और जितना भी उसका राज्य बचा हुआ था, नागवंशी राज्य का बहुत बड़ा भूभाग था, वो अपना स्थापित कर लिया कपिलेंद्र गजपति जी ने। और 1494 ईस्वी में सिकंदर लोदी के भय से जौनपुर के शासक हुसैन शाह तुर्की ने झारखंड के साहबगंज में शरण ली थी। 1494 ईस्वी में सिकंदर लोदी के भय से मतलब उनके डर से जौनपुर के शासक थे हुसैन शाह सरकी। ये कौन थे? जौनपुर के शासक थे हुसैन शाह सरकी। और उन्होंने क्या किया, झारखंड के जो साहेबगंज जिला है वहाँ पे उन्होंने शरण ले ली। किसके डर से? सिकंदर लोदी के डर से, भय से। आदिल शाह द्वितीय के बारे में जानते हैं। ये बीजापुर के शासक रहे और इन्होंने खान देश का शक्तिशाली शासक आदिल शाह द्वितीय यानी आदिल खान द्वितीय, इनका नाम दो है, आदिल शाह द्वितीय, आदिल खान द्वितीय, दोनों में से जो भी है दोनों है। और ये बीजापुर के शासक रहे थे और उन्होंने क्या किया, खान देश का शक्तिशाली शासक थे ये। और उन्होंने अपने सैन्य दल को झारखंड भेजा था। मतलब अपना सेना वाला जो जितना भी उनका दल था सेना का, वो सारा सेना का दल झारखंड भेज दिया। अतः उसने झारखंडी सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद उन्होंने क्या किया, झारखंडी सुल्तान के नाम से भी उनको जाना गया क्योंकि वो सैन्य दल को झारखंड में भेजा था। शेरशाह के बारे में बात करते हैं, जो अफगान शासक थे, अफगानी थे ये और वहाँ के शासक थे शेरशाह। तो शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष के अपने विभिन्न अभियानों में झारखंड क्षेत्र का प्रयोग किया था। तो शेरशाह ने क्या किया, मुगलों के विरुद्ध संघर्ष के अपने विभिन्न मतलब अलग अलग जो अभियान चल रहे थे उसमें झारखंड क्षेत्र का प्रयोग किया था। और 1534 से 37 ईस्वी के अपने बंगाल अभियान के दौरान शेरशाह झारखंड से गुजरा था। जब 1554 से 1537 ईस्वी का बात आता है तो शेरशाह ने अपने बंगाल अभियान के दौरान झारखंड से ही इन्होंने गुजरा था। इस अभियान के दौरान शेरशाह के पुत्र जलाल खान ने तेलियागढ़ी राजमहल क्षेत्र की नाकाबंदी की थी। तो देखिए 1534 से 1537 ईस्वी में 1534 से 37 ईस्वी में जब बंगाल अभियान के दौरान जब शेरशाह जा रहे थे तो झारखंड से ही गुजरे थे। और इस अभियान के दौरान शेरशाह जी के पुत्र थे, कौन थे? जलाल खान। जलाल खान ने
तेलियागढ़ी तेलियागढ़ी राजमहल क्षेत्र में पड़ता है और वहाँ पे उन्होंने नाकाबंदी कर दी थी। किसने? जलाल खान ने, जो शेरशाह के पुत्र थे। और शेरशाह बंगाल अभियान के बाद मुगलों को चकमा देकर राजमहल यानी झारखंड के रास्ते में रोहतासगढ़ पहुंचा। शेरशाह बंगाल अभियान के बाद मुगलों को चकमा दे दिया, मतलब उसको धुर्तबाजी कर लिया और वो चकमा देकर कहाँ चले आए? झारखंड के रास्ते से होते हुए, राजमहल के रास्ते से वो रोहतास पहुंच गए झारखंड में, तथा 1538 ईस्वी में रोहतासगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया। उसके बाद शेरशाह ने क्या किया? शेरशाह ने मुगलों को चकमा दे दिया और झारखंड के रास्ते से राजमहल के रास्ते से झारखंड पहुँचे और वहीं से उन्होंने रोहतासगढ़ भी पहुँचा, झारखंड में स्थित है जो, और 1538 ईस्वी में रोहतासगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया मुगलों को चकमा देकर। किसने किया अधिकार? शेरशाह ने। और शेरशाह के शासन काल में झारखंड में शाही सिक्कों का प्रचलन तेज हो गया। तो शेरशाह का जब शासन काल चल रहा था तो झारखंड में शाही सिक्कों का भी चलन तेज हो गया। शाही सिक्का, वहाँ एक सिक्का है शाही सिक्का के नाम से जाना जाता है। वहाँ झारखंड में जब शेरशाह के शासन हुआ तो झारखंड में शाही सिक्का का प्रचलन तेज हो गया था और झारखंड के मुस्लिमों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय शेरशाह को जाता है। तो देखिए, जब उन्होंने झारखंड पर कब्जा नहीं किया, जब मुगलों के भय से चकमा को देकर और फिर राजमहल पहुंचे, राजमहल झारखंड में पड़ता है, और उसके बाद वो रोहतासगढ़ चले गए। और जब रोहतासगढ़ गए तो उसके बाद वहाँ अपना किला पर अधिकार कर लिया। 1538 ईस्वी में रोहतास के गढ़ के किले को अपना अधिकार बना लिया। और जब शेरशाह के शासन काल में आए तो शाही सिक्के का प्रचलन था। और जब झारखंड के मुस्लिम प्रवेश का मार्ग प्रशस्त, मतलब झारखंड में जब मुस्लिम समुदाय के लोग आने लगे तो उसको रोकने के लिए, मार्ग प्रशस्त करने के लिए श्रेय शेरशाह को जाता है। तो जो रास्ता खुल गया वो शेरशाह को माना जाता है। ठीक। और 1538 ईस्वी में शेरशाह के सेनापति खवास खां, ठीक, शेरशाह के सेनापति थे खवास खां, जो 1538 ईस्वी में दरिया खां के साथ मिलकर चेरो राजा महारत चेरो को परास्त कर श्याम सुंदर नामक एक सफ़ेद हाथी प्राप्त किया। तो देखिए, 1538 ईस्वी में जब शेरशाह आए, मतलब जब उनके सेनापति खवास खां आए तो उन्होंने और दरिया खां के साथ मिल लिया, दोनों मिल लिया, हाथ मिला लिए। और चेरो महाराजा जो थे, महारत चेरो राजा के जो महाराजा थे वो महारत चेरो थे, और उनको हरा दिया, परास्त कर दिया। और उसके बाद श्याम सुंदर नामक एक हाथी प्राप्त कर लिया। मतलब महारथ चेरो के पास एक श्याम सुंदर नाम का हाथी था और उन्होंने खवास खां और दरिया खां दोनों हाथ मिलाया और महारथ चेरो को, जो चेरो महाराजा थे, उनको परास्त कर दिया, हरा दिया। और उसके बाद उनका जो हाथी था, श्याम सुंदर नाम का एक हाथी था सफ़ेद जैसा, वो उन्होंने अपने पास रखने लगा, परास्त कर दिया। तो वो हार गए तो उसका हाथी उनका हो गया। और 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में शेरशाह ने मुगल शासक हुमायूं को पराजित कर रोहतास के वीरभूम तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो 1939 जब आया तो उन्होंने क्या किया? चौसा के युद्ध में शेरशाह ने मुगल शासक जो हुमायूं थे उनको पराजित कर दिया और रोहतास के वीरभूम में, रोहतास से वीरभूम तक अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया। हुमायूं को हरा दिया शेरशाह ने। और उसके बाद उन्होंने क्या किया? रोहतास का जो वीरभूम था वहाँ तक, रोहतास से लेकर वीरभूम तक का स्थान जो था उन्होंने अपने साम्राज्य में विस्तार कर लिया। इसके बाद 35 वर्षों तक राजमहल क्षेत्र में शेरशाह और उसके वंशजों का अधिकार रहा। उसके बाद ये राजमहल में 35 साल तक उनके और उनके जो वंश थे जो, वो आगे बढ़ते गए और फिर 35 साल तक राजमहल में राज किया।
आते हैं हुमायूं। हुमायूं का टाइम पीरियड था 1530 से 56 और 1555 से 56। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि 1530 से लेकर 1556 तक हुमायूं का टाइम पीरियड था। और उन्होंने क्या किया, मुगल अफगान संघर्ष जो 1530 से 40 ईस्वी तक के दौरान एक बार हुमायूं भुरकुंडा रामगढ़ तक पहुंच गया था। हुमायूं भुरकुंडा रामगढ़ तक पहुंच गया था। कौन? जब मुगल अफगान के संघर्ष चल रहे थे तब। ठीक, बस यहीं तक अब जानना है। अब देखिए अकबर आता है और 1556 से 1305 तक रहता है अकबर। और इसके बाद क्या हुआ, अकबर जब आए तो झारखंड के संदर्भ में अकबर के शासनकाल को दो भागों में विभाजित किया गया। तो जब झारखंड के जब अकबर आए तो अपने शासनकाल में जो अकबर दो भाग में विभक्त किया झारखंड के संदर्भ में। और देखिए पहला क्या था, शासन का पूर्वार्ध, मतलब शासनकाल का जो पहला था 1556 से 76 में, शासनकाल का उत्तरार्ध जो 1576 से 1665। तो दो पक्ष में बांटा, शासनकाल का पहला 1556 से 76 तक और शासनकाल के बाद उत्तरार्ध 1576 से 1605 तक। अकबर ने अपने शासनकाल में पूर्वार्ध में झारखंड क्षेत्र में सक्रिय अफगानों पर विजय प्राप्त किया। तो देखिए सबसे पहले जो 1556 से 76 का बीच होता है अकबर का, तो उन्होंने क्या किया, जो अफगान थे सक्रिय, जो उसमें अफगान थे, बस फर्स्ट में पूर्वार्ध में उन्होंने उस पर विजय पाया, सक्रिय अफगानों पर विजय पाया और बाद में क्षेत्रीय वंश पर शासन स्थापित कर लिया। 1776 और 1605 के बीच में क्षेत्रीय वंश जो था वहाँ पे शासन कर लिया अकबर ने। और जो 1556 से 76 के बीच आता है तो वहाँ पे जो अफगान थे, सक्रिय अफगान थे, उनको उस पर विजय कर लिया। ठीक, तो ये दोनों था। अब देखिए अकबर के शासनकाल में जो पूर्वार्ध आए थे तो अफगानों का विजय कैसे हुआ था। तो अकबर के विरुद्ध अभियान में अफगानों ने झारखंड क्षेत्र का उपयोग किया था। जो अफगान लोग थे वो अकबर के विरुद्ध किए थे, अपोजिट किए थे। और 1575 ईस्वी के टकरोई की लड़ाई हुई थी। और जो देखिए बजोरा और भूगुलमारी की लड़ाई हुई थी और बालासोर उड़ीसा के पास है। तो ये दोनों में जब लड़ाई हुई, टकरोई की लड़ाई कहा जाता है इसको, 1575 ईस्वी में हुआ टकरोई की लड़ाई। और जब लड़ाई हुई तो उसमें जुनैद कर्रानी जो दिल्ली सल्तनत के थे, जुनैद कर्रानी, और उन्होंने बिहार जाने के क्रम में रामपुर वर्तमान रामगढ़ में रुका। जो वर्तमान जो रामगढ़ है उसका पहले नाम था रामपुर, जहां इसका पीछा करते हुए मुगलों का सेना भी आ गया था। तो ये इसका पीछा करते करते मुगलों का सेना भी आ गया। किसका पीछा करते करते? जुनैद कर्रानी का पीछा करते करते। और यहाँ जो जुनैद कर्रानी थे, मुगलों के बीच एक रामपुर की लड़ाई जो मुगलों की जीत हुई। जुनैद कर्रानी जो थे, जो दिल्ली सल्तनत से आए थे, उन्होंने उसका सेना के बीच और रामपुर, मतलब जो वर्तमान रामगढ़ है, वो दोनों के बीच आपस में झगड़ा हुआ बहुत भयंकर। और उस लड़ाई में मुगलों का जीत हुआ था। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग अकबर के शासनकाल का उदारत, जो क्षेत्रीय वंश पर शासन किया था उसके बारे में हम लोग जानते हैं। छोटा नागपुर खास का नागवंश, नागपुर खास का नागवंश था और उसके बारे में अब जानते हैं। अकबर नागवंशों की राजधानी कोकरा या खुकरा को अपने नियंत्रण में लेना चाहता था। अकबर जो था उसका नागवंशों की राजधानी था कोकरा और खोखरा, तो उसको क्या करता था, वो लेना चाहता था अपने नियंत्रण में, अपना कब्जा कर लेना चाहता था। और इसका प्रमुख कारण दक्षिण भारत जाने हेतु युद्ध में इस क्षेत्र का उपयोग, साम्राज्य विस्तार, इस क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि आदि था। और इसका महत्वपूर्ण कारण क्या था, दक्षिण भारत जो जाने वाला जो रास्ता था इसी क्षेत्र का उपयोग होता था। कोकरा या खुखरा, ये दोनों क्षेत्र का
ये एक ही क्षेत्र है, कोकरा या खुकरा बोल सकते हैं। इनका उपयोग होता था, सामरिक कारण था ये, और साम्राज्य विस्तार के लिए भी राजनीतिक कारण था। जो ये चाहते थे, अकबर चाहते थे कि ये हो जाए मेरा नियंत्रण में, तो ये मेरा ही हो जाएगा। तो इसी कारण राजनीतिक कारण भी था, और इस क्षेत्र का आर्थिक समृद्धि था, आर्थिक कारण भी था। ठीक। और अकबर ने 1585 ईस्वी में शाहबाज खान को झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा, और इस युद्ध में नागवंशी शासक मधुकरण शाह को पराजय हुआ, और मधुकरण शाह ने वार्षिक माल गुजारी देना स्वीकार किया। देखिए, अकबर जब 1585 ईस्वी में शाहबाज खान को झारखंड पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा था। किसको भेजा था? शाहबाज खान को, कि झारखंड पर विजय करो। और इस युद्ध में नागवंशी शासक जो था मधुकरण शाह का पराजय हो गया था। मतलब शाहबाज खान जीत गए थे, जो अकबर द्वारा भेजा गया था वो जीते, और मधुकरण शाह हार गए, जो कि नागवंशी शासक था। और मधुकरण शाह जब पराजित हो गए, हार गए, तो उन्होंने वार्षिक में माल गुजारी देना स्वीकार कर लिया। तो मधुकरण शाह शाहबाज खान को मतलब हर वर्ष अपना कुछ कर देना स्वीकार कर लिया, वो कुछ कर देने लगे। और फिर देखिए बाद में क्या होता है। बाद में मधुकरण शाह ने उड़ीसा के शासक कुतलुग बाद में मधुकरण शाह ने उड़ीसा के शासक कुतलुग खां और उसके पुत्र निसार खां के विरुद्ध मुगल मनसबदार और मान सिंह के अभियान 1590 से 92 तक मुगलों का साथ दिया था। देखिए, जब मधुकरण शाह हार गए, जो कि नागवंशी शासक था, और जब उन्होंने कर देना स्वीकार कर लिया, किसको? अकबर के शाहबाज खान को। और जब कर देना स्वीकार कर लिया, तो उन्होंने क्या किया, उड़ीसा चले गए, और उड़ीसा के जो कुतलुग खान थे, उसके और उसके पुत्र जो थे निसार खान, उसके विरुद्ध क्या किया उन्होंने, मुगल मानसबदार मान सिंह के अभियान में 1590 से 92 ईस्वी तक मुगलों का साथ दिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि मुगलों का साथ किस नागवंशी शासन ने दिया, तो यहाँ पे ऑप्शन रहेगा, तो आपको करना है मधुकरण शाह ने मुगलों का साथ दिया। तो कैसे साथ दिया? उड़ीसा के शासक कुतलुग खान और उसके जो पुत्र थे निसार खान, ये दोनों के विरुद्ध में मुगल का साथ दिया था 1590 से 92 ईस्वी तक। ठीक, यही था आज का क्लास। इसका मैं दूसरा पार्ट लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। तो आप लोग प्लीज़ 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 लाइक को शेयर सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा कर दीजिएगा, उन एस्पिरेंट के लिए जो झारखंड जॉब का तैयारी करना चाहते हैं, जो तैयारी में लगे हुए हैं। तो आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा इस चैनल को। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।